Now, so far, we understood the doctrine of eclipse, how Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2 differ. We understood that with the help of the judgment of Mahendra Lal Jaini versus State of Uttar Pradesh, which is the constitutional bench judgment, it explained to us about the general rule that is applicable under Article 13 and the difference between Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2, and under what circumstances the doctrine of eclipse applies, right? जनरल रूल यही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्राइमरली अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है, नॉट टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. ये जनरल रूल है. हाउएवर देर इज वन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, और वो एक्सेप्शन एक्सप्लेन किया गया था इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स. ये डिसाइड हुआ था 26 मार्च 1974. इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट. ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का यही जजमेंट है, तो इस पे फोकस करिएगा. इस जजमेंट का इफेक्ट ये हुआ था कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स विल ऑल्सो अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, कुछ सर्टेन खास सर्कमस्टेंसेस में द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स विल ऑल्सो अप्लाई टू अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अब ध्यान रखिएगा, मैं इसे एज एन एक्सेप्शनल प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जब भी वो एक्सेप्शनल प्रिंसिपल पूछा जाए तभी आपको इस जजमेंट के कंटेक्स्ट में आंसर करना है. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर आस्क्ड अबाउट दिस एक्सेप्शनल प्रिंसिपल, आपको इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. जब आपसे पूछा जाए तभी आप बताइएगा इस जजमेंट के बारे में. ठीक है, अब मैं आपको ये ज़रा जजमेंट समझाता हूँ कि इस जजमेंट में ऐसा क्या था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एज वेल. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके पास अवेलेबल है, वो इज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो. और एक दूसरे तरह के फंडामेंटल राइट वो हैं जैसे आर्टिकल 19, वो सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है, वो नॉन सिटीजन्स के पास अवेलेबल नहीं है. राइट, तो आप फंडामेंटल राइट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स को, और दूसरा जो अवेलेबल है किसी भी पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. नाउ लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30. Article 15, 16, 19, 29 and 30 are available only to citizens. Similarly, there are some fundamental rights which are available to citizens and foreigners alike. That is Article 14, 20, 21, 22, 23, 24, etc. ठीक है, आर्टिकल 25 to 28 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करते हैं वो भी आर अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन अलाइक. ये डिफरेंस हम कैसे गैदर करते हैं? देखिए, कहीं कहीं फंडामेंटल राइट्स में जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है वो है पर्सन का. जब भी फंडामेंटल राइट, लेट अस सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 21. अब आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किया गया है पर्सन. तो पर्सन मीन्स कि चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उसको आर्टिकल 21 का बेनिफिट मिलेगा. सिमिलरली उसको आर्टिकल 14 का बेनिफिट मिलेगा. तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स में जहाँ जहाँ आप एक्सप्रेशन पर्सन देखें, आप समझेंगे कि इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन अलाइक. हाउएवर देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स लाइक आर्टिकल 19 जो पर्सन शब्द का एक्सप्रेशन यूज नहीं करता. इट यूजेस द एक्सप्रेशन ऑल सिटीजन्स. ऐसे आर्टिकल 19 कैसे शुरू होता है? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट. मतलब आर्टिकल 19 is only available to the citizens of India. It is not available to non-citizens. ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 16 that talks about equality of opportunity in matters of public employment uses the expression all citizens. It says there shall be equality of opportunity for all citizens in the matters relating to employment or appointment to any office under the state. यहाँ पे person की बात नहीं की गई है, यहाँ पे citizens की बात की गई है. So what does it mean? It means that only citizen of India
कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 16। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल है, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं विच आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। अब हम लोग वापस आते हैं इन द जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स पे, ठीक है। जजमेंट बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 was challenged as amended by गुजरात अमेंडमेंट एक्ट 1961, ठीक है। मेन कंटेंशन जो अंबिका मिल्स का था इस केस में वो ये था कि द एक्ट वायलेटेड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेट करता था। आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट एज अ फंडामेंटल राइट बट इट ओनली एग्जिस्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। जिस टाइम पे ये जजमेंट आया उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, तो जजमेंट को इसी के कंटेक्स्ट में समझिएगा। अब हाई कोर्ट ने सर्टेन सेक्शंस ऑफ बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के स्ट्रक डाउन कर दिए थे अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंडर स्ट्रक डाउन होने का मतलब ही एक है, क्या है वो ये है कि द लॉ इज वॉइड एब इनिशियो एंड इट इज स्टिल बॉन्ड, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कॉन्ट्ररी व्यू लिया था और बोला था कि अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच takes away or abrases the rights conferred by Article 19 will be operative as regards to the non-citizen because the fundamental rights are not available to them. Such a law will become void only against the citizens because fundamental rights are conferred on them. So basically what the Supreme Court said कि Article 19 में चैलेंज किया गया है ना, तो आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स। तो अगर कोई नॉन सिटीजन है तो ऐसा लॉ नॉन सिटीजन के फेवर में तो ऑपरेट करेगा लेकिन सिटीजन के लिए ऑपरेट नहीं करेगा। और चूंकि अंबिका मिल्स वाज अ नॉन सिटीजन, बीइंग अ कंपनी इट वाज अ नॉन सिटीजन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 19, the provisions of Bombay Labor Welfare Fund Act was valid in their context. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंस क्रिएट किया सिटीजन और नॉन सिटीजन के बेसिस पे। अब क्यों किया, देखिए पहले तो बेसिक सा रीजन यही है कि जो अंबिका मिल्स थी वो चैलेंज ही कर रही थी बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के प्रोविजंस को अंडर आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 किसको अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। अंबिका मिल्स वाज अ नॉन सिटीजन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि ये लॉ उनके लिए तो वॉइड होगा जो लोग सिटीजन्स हैं, पर आपके लिए नहीं, जो लोग नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये लॉ वैलिड होगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग बहुत ही लंबे शब्दों में दी है एंड इट हैज़ रेफर्ड टू मल्टीट्यूड्स ऑफ केस लॉज, और उन्होंने न्यूमरस आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल करके समझाऊंगा। पहले मैं आपको वो 2 पैराग्राफ पढ़ दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे आपको जुडिशियल लैंग्वेज में क्या बोला गया वो समझ में आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इज एन इंजंक्शन टू द स्टेट नॉट टू पास एनी लॉ विच टेक्स अवे और अबराइजेस द फंडामेंटल राइट्स conferred by part 3, and the consequence of the contravention of the injunction is that the law would be void to the extent of contravention, ठीक है, law would be void to the extent of contravention. The expression to the extent of contravention in the sub article can only mean to the extent of contravention of the rights conferred under that part. Rights do not exist in vacuum. They must always inhere in some person, whether natural or juridical, and under part 3 they inhere even in fluctuating bodies like a linguistic or religious minority or denominations. And when the sub-article says that the law would be void to the extent of contravention, it can only mean to the extent of contravention of the rights conferred on persons, minorities or denominations, as the case may be. Just as a pre-constitutional law taking away or abridging the fundamental rights under Article 19 remains operative after the Constitution came into force as respects non-citizen, as it is not inconsistent with their fundamental rights,
So also a post-constitutional law offending Article 19 remains operative as against the non-citizens, as it is not in contravention of any of their fundamental rights. The same scheme permeates both the subarticles, namely to make a law void in Article 13(1) to the extent of the inconsistency with the fundamental right, and in Article 13 Clause 2 to the extent of the contravention of those rights. In other words, the voidness is not in rem but to the extent of the inconsistency or contravention, as the case may be, of the rights conferred under Part 3. Therefore, when Article 13 Clause 2 uses the expression void, it can only mean void as against the person whose fundamental rights are taken away or abridged by law. The law might be stillborn so far as the person's entities or denominations whose fundamental rights are taken away or abridged, but there is no reason why the law should be void or stillborn as against those who have no fundamental rights. मैं समझाता हूँ ये पैराग्राफ. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वॉइड में तो एग्जिस्ट नहीं करते, कंटेक्चुअल हैं. कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सर्टेन माइनॉरिटीज़ या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ या डिनोमिनेशंस को ही अवेलेबल हैं. कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स और सबको अवेलेबल है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिस तरीके से कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एकदम वैलिड होता आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल केम इनटू फोर्स as respects to the non-citizens, as it does not violate their fundamental right, उसी तरीके से एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो आर्टिकल 19 को ऑफेंड तो कर रहा है अगेंस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिटीजन्स, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन सिटीजन्स वो ऑफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि नॉन सिटीजन्स के पास तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं. आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स. सो द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि अगर कोई ऐसा लॉ है इस कंटेक्स्ट में, बॉम्बे लेबर वेलफेयर एक्ट, वो सिटीजन्स के आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, तो उनको तो लेके वो वॉइड है. ठीक है, इट इज वॉइड इन देयर कंटेक्स्ट, बट इट इज नॉट वॉइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन सिटीजन्स. नॉन सिटीजन्स के लिए वो लॉ ऑपरेटिव है, इट इज नॉट स्टिल बॉर्न. राइट, दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आपको ये समझा रहा है कि लॉ स्टिल बॉर्न या वॉइड उन पर्सन्स, एंटिटीज या डिनोमिनेशंस को तो लेके तो होगा जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है, बट उनको लेके नहीं वॉइड होगा जिनके पास वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं. तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1F में चैलेंज हो रहा है, तो आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स. और जब सिटीजन्स के, जब वो एंटिटी सिटीजन है ही नहीं, तो उसको लेके देयर इज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. Next, the Supreme Court continues further and says, it is said that the expression to the extent of the contravention in article means that the part of the law which contravenes the fundamental right would alone be void and the other parts which do not so contravene. In other words, the argument was that the expression is intended to denote only the part of the law would become void and not to show that the law will be void only as regards to the person or entities whose fundamental rights have been taken away or abridged. मैं भी आपको समझाऊंगा डिटेल में, पहले मैं पढ़ दूं आपको what the Supreme Court said. Supreme Court continues and said that the first part of the sub-article speaks of any law and the second part refers to the same law by using the expression, namely any law. We think the expression any law occurring in the latter part of the sub-article must necessarily refer to the same expression in the former part, and therefore the constitutional makers have already made it clear that the law would be void in only so far as it contravenes the fundamental rights conferred by Part 3. And so the phrase to the extent of contravention can only mean to the extent of the contravention of rights conferred. For instance, if a section in a statute takes away or abridges any of the rights conferred by Part 3, it will be void because it is the law embodied in the section which takes away or abridges the fundamental right. And this is precisely what the sub-article has said in express terms by employing the expression any law both in the former and the latter part of it. It is difficult to see the reason why the constitutional makers wanted to state that the other sections which did not violate the fundamental right would not be void,
and any such categorical statement would have been wrong, as the other sections might be void if they are inseparably knitted to the void one. When we see that the latter part of the article is concerned with the effect of the violation of the injunction contained in the former part, the words to the extent of contravention can only refer to the rights conferred under the part 3 and denote only the compass of voidness with respect to the persons or entities resulting from the contravention of rights conferred upon them. Why is it that a law is void under Article 13 Clause 2? It is only because the law takes away or abridges the fundamental right. There are many fundamental rights and they inhere in diverse types of persons, minorities, and denominations. There is no conceivable reason why a law which takes away a fundamental right of one class of person or minorities or denomination should be void as against the others who have no such fundamental rights, as ex hypothesis the law cannot contravene their right. अब आपको मोस्ट प्रोबेबली शायद ना समझ में आया हो कि व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. अब मैं इनको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा. इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर रीडिंग न्यूमरस जजमेंट्स दैट यू कैन डिकोड द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये जो एनी लॉ की डेफिनेशन है, जो एनी लॉ की जो बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एनी लॉ कहाँ से पढ़ रहा है? ये बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट इज रेफरिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2. वो कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ. देखिए पहली बार एक्सप्रेशन ऑकर हुआ, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. एंड दूसरी बार एक्सप्रेशन अब आने वाला है, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड. तो दो बार एक्सप्रेशन आ गया. इसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो एनी लॉ का एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट और लेटर पार्ट में यूज हुआ है, उसी पे सुप्रीम कोर्ट एलैबोरेट कर रहा है. ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहता है कि ये जो लॉ स्ट्रक डाउन हो रहा है, जो लॉ वॉइड हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? बिकॉज इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स. लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो कंटेक्चुअल है ना. मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सबको अवेलेबल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सर्टेन माइनॉरिटीज और डिनोमिनेशंस को अवेलेबल हैं, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली इतना बोला कि कोई भी लॉ which takes away the fundamental rights of one class of person or minorities, वो उनके कंटेक्स्ट में तो void होगा. भाई मेरे पास वो फंडामेंटल राइट अवेलेबल है बिकॉज आई एम दैट पर्टिकुलर डिनोमिनेशन और माइनॉरिटी और अ सिटीजन वो हैज़ दैट राइट. तो मेरे कंटेक्स्ट में तो वो लॉ वायलेट होगा, सॉरी वो लॉ void होगा. ठीक है, बिकॉज इट वायलेट्स माई फंडामेंटल राइट. बट ऐसे पर्सन या एंटिटी जिसके पास वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो लॉ वॉइड नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज ही डज नॉट हैव दैट फंडामेंटल राइट. और जब उसके पास फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो द क्वेश्चन ऑफ लॉ बीइंग वॉइड इन हिज कॉन्टेक्स्ट डज नॉट अराइज. ठीक है. अब वापस आ जाइए इस जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. आर्टिकल 19 वॉज द मेन क्रक्स. आर्टिकल 19 किसके पास अवेलेबल है? सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है. दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दिस. ठीक है. अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट रिफर्ड टू न्यूमरस अदर जजमेंट्स इन ऑर्डर टू फर्दर give an argument that doctrine of eclipse can also apply in post constitutional laws in certain situations. ठीक है. अब वो डिस्कशन आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आएगा वो बस इतना ही कन्फाइंड रहेगा कि जो जैसे सिटीजन और नॉन सिटीजन्स को लेके बात कर दी जाएगी कि वेदर द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज इन केस ऑफ अ नॉन सिटीजन वोज फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन वायलेटेड. तो इसका मतलब है वो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के जजमेंट की बात कर रहा है. ठीक है, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहेंगे तो आई विल डिस्कस अपॉन इट इन अ लाइव क्लास, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस जजमेंट के आगे नहीं बढ़ेंगे अगर ये एक्सेप्शन पूछा भी जाता है तो. ठीक है, रेयरली पूछा जाता है, पर मैं उस रेयर सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ. जनरल रूल याद रखिएगा. जनरल रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई करती है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे नहीं अप्लाई करती. महेंद्र लाल जैनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा जजमेंट है इस पे. लेकिन सर्टेन सिचुएशंस ही ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में इवन अप्लाई ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. ठीक है.
अब इसको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू और समझ लीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली समझ पाएँ इसको। जैसे हम और आप हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। लेट अस सपोज द गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ लॉ, ठीक, विच वायलेट्स आर फंडामेंटल राइट्स। और कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है? आर्टिकल 19 का, ठीक है। आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमारे साथ एक और पेटिशनर है, वो फॉरेनर है, ठीक, उसके पास आर्टिकल 19 अवेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओके, दिस पर्टिकुलर लॉ दैट हैज बीन इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ यू पीपल, मतलब यू पीपल मतलब हम सिटीजन्स, सो इट इज वॉइड इन योर कंटेक्स्ट, ये अप्लाई नहीं करेगा, इट इज नॉन एज स्टिल बॉन्ड। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेनर that law is still in existence, उस पे अप्लाई करेगा, because he does not have that fundamental right to begin with, ठीक है। this is what is laid down by the ratio of अंबिका मिल्स जजमेंट, ठीक है। पूरा नाम है जजमेंट का, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। तो यही ले डाउन किया गया है इस जजमेंट में। अभी एक्सेप्शनल प्रिंसिपल है, तो इसको एक्सेप्शन तक ही कन्फाइन करिएगा, जब पूछा जाए तभी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है इन 10% ऑफ द केसेस। 90% चांसेस है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 10% ऑफ द केसेस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ लॉ है। बट एग्जाम में इस पे जब भी एलैबोरेशन करना होगा, आपको रूडिमेंट्री लेवल पे करना होगा, कि मतलब एग्जामिनर बस इतना टेस्ट करना चाहता है, आर यू अवेयर अबाउट दिस जजमेंट और नॉट, ठीक है। अब उसमें आपको वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं यूज़ करने होंगे कि वाई एंड हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट। उसमें आपको बस इतना बताना होगा कि आफ्टर द जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में इवन अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। और उसमें आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि जैसे आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, तो इवन दो दैट लॉ विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट may be void in the context of the citizens, but in the context of non-citizen, that law would still be operative, ठीक है। वो पूरी तरीके से void नहीं होगा, वो सिर्फ citizens के context में void होगा, not in the context of non-citizens। किसके context में बात कर रहा हूँ? ऐसा law जो आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा है, या कोई भी आप ऐसा लॉ इमेजिन कर लीजिए विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली कन्फर्ड ऑन सिटीजन्स, ठीक है। जैसे आपको एक और अच्छा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ आर्टिकल 16 के कंटेक्स्ट में, ठीक है। वो ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता है और वहीं का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन नहीं है। अब लेट अस सपोज जज बनने के लिए, लेट अस सपोज क्या यही कंडीशन है कि यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और वो कहता है कि ऐसा जो भी लॉ है विच सेज कि यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू बिकम अ जज, या यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सेट्रा, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, कोई भी पब्लिक पोस्ट इमेजिन कर लीजिए, तो वो क्या कहते हैं, वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कैसे ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, क्योंकि आर्टिकल 16 तो आपके पास अवेलेबल है ही नहीं। तो जब आर्टिकल 16 आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, इवन दो एक आदमी कह सकता है कि ये तो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली एन अनइक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एक आपके पास ये एग्जाम्पल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट उनका जो पिटिशन है समरली रिजेक्ट कर देगा, कह देगा कि देखिए आप फॉरेनर हैं, आपके पास आर्टिकल 16 का राइट नहीं अवेलेबल है। वैसे ही आर्टिकल 19 जो है, जो अंबिका मिल्स के केस में हुआ था, वो सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है। और अगर आप नॉन सिटीजन है तो हो सकता है कि वो लॉ ऐसा हो जो आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा हो, यस इट इज एक्चुअली वायलेटिंग आर्टिकल 19। तो ऐसा लॉ सिटीजन्स के कंटेक्स्ट में तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन नॉन सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में वो वॉइड नहीं होगा, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन सिटीजन्स इट वुड रिमेन वैलिड एंड नॉट वॉइड। दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, ठीक है। जब भी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के कंटेक्स्ट में आंसर कर रहे हो ना, हमेशा आर्टिकल 19 का कोई एग्जाम्पल सोच के बैठ जाइएगा और आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा दैट यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। अब इसी पॉइंट पे आप एक और जजमेंट देख सकते हैं, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंजनी कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। 3 नवंबर 2006 को डिसाइड हुआ था। उसमें
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल एनंसिएट किए थे इसी कंटेक्स्ट में. अब वो enunciation could be said to be a summarization where the Allahabad High Court referred to the numerous judgment of the Supreme Court and culled down a few principles in this context. ठीक है, आपको सीधे एक लाइन याद रखनी है कि आफ्टर द अंबिका मिल्स जजमेंट, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, इस जजमेंट के बाद व्हाट हैज हैपेंड? Doctrine of eclipse in certain situations may apply even to post constitutional laws. ठीक है, एक और आर्ग्यूमेंट इस कंटेक्स्ट में सुन लीजिए कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी लॉ को स्ट्रक डाउन करता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट. तो एक सर्टेन और सिचुएशन होती है जहाँ पे लॉ को रिवाइव किया जा सकता है. ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट मैं उसी कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइंग टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप कैसे और सॉलिडिफाई कर सकते हैं. वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लॉ को स्ट्रक डाउन करता है तो लॉ डेड तो हो जाता है पर रिपील थोड़ी ना होता है. स्टैट्यूट बुक में तो वो जिंदा रहता है, स्टैट्यूट बुक में तो वो लिखा रहता है. इट इज़ नॉट रिपील्ड, क्योंकि रिपील करने लेजिस्लेटिव फंक्शन है. When the court strikes down a law, the law becomes void and the court does not take any cognizance of it. वो ऐसे होता है कि कोर्ट उसे इग्नोर ही कर देता है लॉ को, कि एज इफ इट डजंट एग्जिस्ट एंड इट हैज नेवर एग्जिस्टेड. लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकती है? एक चीज कर सकती है कि लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दे, तो उस पर्पस के लिए वो लॉ रिवाइव कर जाएगा. राइट तो जो लॉ डेड था अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो रिवाइव कर जाएगा, है ना. सो इफ a post constitutional law that has been struck down can be revived by putting it into the 9th schedule, then it means that the law remains in a moribund condition, and the moment it is put in the 9th schedule the law may revive. ये किस तरह से साउंड कर रहा है आपको? ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की तरह साउंड कर रहा है कि नहीं? इसीलिए कोर्ट ने बोला कि जो लॉ है वो पूरी तरीके से शायद नहीं मरता है, सर्टेन सिचुएशन में और सर्टेन पर्पस के लिए उसे रिवाइव किया जा सकता है. कि लेट अस सपोज इट इज पुट इन 9th शेड्यूल, देन द लॉ which for all practical purpose was stillborn, a post constitutional law which for all practical purpose was stillborn, may again be operative because of the fact that it is put in 9th schedule. यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एलैबोरेट किया था इन द जजमेंट ऑफ अंजनी कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. बहुत अच्छा जजमेंट है, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिफाइन करने के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस. ठीक है, इसमें भी हाई कोर्ट ने एक बात बोली थी कि ऑल्दो द जनरल रूल इज दैट अ स्टैट्यूट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज वॉइड एट ऑल टाइम्स एंड इट्स invalidity must be recognized and acknowledged for all purpose and is no law and a nullity, this principle is neither universally nor absolutely true and there are many exceptions to it. A realistic approach has been eroding the doctrine of absolute nullity in all cases and for all purpose. No other authority has been shown to us where the decisions of Honorable Apex Court rendered in Shri Ambika Mills case has been overruled by the Honorable Apex Court. तो बेसिकली कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक एक्सेप्शंस तो मैंने श्री अंबिका मिल्स वाला बता दिया. एक एक्सेप्शंस ये है कि अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो रिवाइव कर जाएगा. ये किसकी तरह साउंड कर रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की तरह साउंड कर रहा है ना. तो इसीलिए कोर्ट्स ने कहा है कि देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट. तो 2 एक्सेप्शंस मैंने दे दिए. आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा एक्सेप्शंस देने चाहिए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपके लिए ये बेसिक लेवल पे कंफ्यूजिंग हो जाए. तो इतना ही ध्यान रखिएगा. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स का जजमेंट इज सफिशिएंट, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड. अगर जनरल रूल से हट के पूछा जा रहा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि डज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स वेदर द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज in context of post constitutional laws, तो आप समझ जाइए कि आपको उसी जजमेंट के कंटेक्स्ट में आंसर करना है. तो आप कैसे आंसर करेंगे? पहले आप जनरल रूल जरूर मेंशन करेंगे कि जनरल रूल तो ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स
applies only in the context of Article 13 Clause 1 and does not apply in the context of Article 13 Clause 2. That was the judgment of Mahendra Lal Jaini versus State of Uttar Pradesh. एक दो लाइन में या तीन चार लाइन में आपने वो जनरल रूल समझा दिया. अब आप एलैबोरेट करिए क्वेश्चंस पे. ठीक है, क्वेश्चन जो आंसर मांग रहा है उस पर एलैबोरेट करिए कि अंबिका मिल ने कौन सी सिचुएशन रिकॉग्नाइज की थी. कौन सी सिचुएशन रिकॉग्नाइज की थी अंबिका मिल में कि देयर इज अ डिफरेंस व्हेन द लॉ violates the fundamental rights of citizens and the law violating the fundamental rights of non-citizen. तो अगर ऐसा कोई लॉ है जो सिर्फ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा है ना, आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स. लेट अस सपोज द लॉ इज वायलेटिंग आर्टिकल 19, तो सिर्फ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, देन इन देयर कंटेक्स्ट वो तो वॉइड होगा. लेकिन जो नॉन सिटीजन्स के कंटेक्स्ट में है उनके कॉन्टेक्स्ट में वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड और ऑपरेटिव होगा, क्योंकि आर्टिकल 19 नॉन सिटीजन्स के पास अवेलेबल है ही नहीं, वो सिर्फ सिटीजन्स के ही पास अवेलेबल है. ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. अब मैं जरा सीधे आ जाता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी पे. ठीक है, इसके लिए बेस्ट जजमेंट है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट वाज डिसाइडेड ऑन 9 अप्रैल 1957 और वहाँ पे प्रिंसिपल कुछ समराइज कर दिए थे एंड आई मस्ट रीड आउट टू यू. ठीक है, आपको सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे यही प्रिंसिपल्स लिखने, देयर इज नथिंग मोर टू एलैबोरेट इन दिस. तो क्या प्रिंसिपल्स थे? पहला कि इन डिटरमाइनिंग वेदर द वैलिड पार्ट्स ऑफ अ स्टैट्यूट आर सेपरेबल फ्रॉम इनवैलिड पार्ट्स देयरऑफ, it is the intention of the legislature that is the determining factor. The test to be applied is whether the legislature would have enacted the valid part if it had known that the rest of the statute was invalid. पहला principle है. दूसरा principle क्या है? If the valid and invalid portions are so inextricably mixed up that they cannot be separated, मतलब इस तरीके से mixed up है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता valid portion को invalid portion से, then the invalidity of a portion must result in invalidity of the act in its entirety. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर पोर्शंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो पूरी एक्ट को ही हटाना होगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोविजंस आर सो डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट that after striking out what is invalid, what remains in itself is a complete code independent of the rest, then it will be upheld notwithstanding that the rest has become enforceable. तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी एक्ट में देयर आर 20 प्रोविजंस, उस 20 में से 5 प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि आप देखिएगा कि वो जो 5 प्रोविजन है कहीं वो इतने सेंट्रल तो नहीं है एक्ट के लिए कि उनको हटाया नहीं जा सकता. अगर उनको हटाएंगे तो पूरी एक्ट बेकार हो जाएगी, तो आप पूरी एक्ट ही उड़ा दीजिए. लेकिन अगर उन 5 प्रोविजन को हटाने के बाद भी जो बाकी के 15 प्रोविजन बनते हैं वो वैलिड हैं और एक्ट फंक्शनल होगी इवन आफ्टर सेटिंग असाइड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, देन यू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी and after striking out what is unconstitutional, uphold the rest of the act. ठीक है. Third principle क्या है? Even when the provisions which are valid are distinct and separate from which are invalid, if they all form part of a single scheme which is intended to be operative as a whole, then also the invalidity of a part will result in failure of the whole. Supreme Court कहता है कि अगर आपने एक मान लीजिए एक्ट में कई प्रोविजन है, उसमें से आपने पूरी एक्ट को पढ़ के ये पाया कि ये जो प्रोविजंस हैं दे आर इंटेंडेड टू एक्ट एज अ सिंगल स्कीम, दे आर इनसेपरेबल. तो अगर आपने कुछ एक प्रोविजन हटाया तो इट विल अफेक्ट द इंटायर स्कीम ऑफ द एक्ट. तो ऐसी सिचुएशन में इनवैलिडिटी ऑफ द पार्ट विल रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द होल एक्ट. Fourth principle was, likewise, when the valid and invalid parts of a statute are independent and do not form part of a scheme, but what is left after omitting the invalid portion is so thin and truncated as to be in substance different from what it was when it emerged out of the legislature, then also it will be rejected in its entirety. Fifth principle,
is that the separability of the valid and invalid provisions of the statute does not depend on whether the law is enacted in the same section or different section. It is not the form but the substance of the matter that is material, and that has to be ascertained on the examination of the act as a whole and of the setting of the relevant provision therein. ध्यान रखिएगा, whenever you are applying the doctrine of severability, आपको पूरी एक्ट को पढ़ना पड़ता है इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जेक्ट, प्रीएम्बल, सेक्शंस एक्सेट्रा. और सेपरेबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए आप ये ज़रूर देखें कि क्या आप वैलिड और इनवैलिड प्रोविजंस को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं. और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वैलिड और इनवैलिड प्रोविजन एक ही सेक्शन में हो सकता है. एक ही सेक्शन में होते हुए भी जो वैलिड प्रोविजन और इनवैलिड प्रोविजन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के. लेकिन जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के, वहाँ पे इनवैलिड प्रोविजन को जब भी आप स्ट्रक डाउन करेंगे तो वैलिड प्रोविजन को भी अफेक्ट कर देगा. ठीक है. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इन द फिफ्थ प्रिंसिपल कि जब भी आप सेपरेबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो तो वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि लॉ सेम सेक्शन में है या डिफरेंट सेक्शन में है. आपको फॉर्म पे नहीं सब्सटेंस पे गौर करना है. और वो तभी आप गौर कर सकते हैं व्हेन यू हैव असर्टेन द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्ट and the objects and the preamble and the whole scheme of the relevant provisions therein. ठीक है. Sixth principle is, if after the invalid portion is expunged from the statute, what remains cannot be enforced without making alterations and modifications therein, the whole of it must be struck down as void, as otherwise it would amount to judicial legislation. Supreme Court is saying कि invalid portion हटाने के बाद अगर बाकी की स्टैट्यूट जो बची है उसको इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता विदाउट मेकिंग ऑल्टरेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, देन द होल स्टैट्यूट मस्ट बी स्ट्रक डाउन एज वॉइड, अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन. क्यों अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन? अगर मान लीजिए कोर्ट बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन बताने लगा कि नहीं इस प्रोविजन को ऐसे यूज़ कर लीजिए, इसमें आप ये चीज़ें कर लीजिए जो कि लेजिस्लेचर ने नहीं लिखी है वहाँ पे, but you are by the way of judicial interpretation saying that a particular provision can be used in this way or that way, वो judicial legislation हो जाता है. और जुडिशरी का काम legislate करना नहीं है. ठीक है. ये जनरल प्रिंसिपल है. जब हम आर्टिकल 142 और 144 में आएंगे तो आपको थोड़ा इस पे और एलैबोरेशन मिलेगा, पर अभी के लिए इतना याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है. सेवेंथ प्रिंसिपल इज, in determining the legislative intent on the question of separability, it will be legitimate to take into account the history of legislation, its object, the title and preamble to it. ये 7 प्रिंसिपल हैं जिसका आपको ध्यान रखना है. It applies on what? Doctrine of severability और separability. इस पे यही जजमेंट ऑपरेटिव है, इतना ही आपको ध्यान रखना है. इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ये जो समरी है यही एग्जाम में पूछी जाएगी. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी पे जब भी क्वेश्चन आए आप RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सीधे कोट कर दीजिएगा अलॉन्ग विद दीज 7 प्रिंसिपल्स. ठीक है. इससे ज़्यादा नथिंग एल्स इज नीडेड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ डिस्कशन ऑन द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3A. ठीक है. It says law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom और usage. अब इस पे includes पे फोकस करिएगा. इसका क्या मतलब है कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है ना. मतलब इसके अलावा भी कई चीज़ें आती हैं. अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आती हैं अब देखिए. A resolution passed by state government under fundamental rule 44 of the state is held to be a law by the Supreme Court in the case of state of Madhya Pradesh versus Mandawar. AIR 1954 Supreme Court, page number 493. Similarly, a government notification under the Commissions of Inquiry Act setting up a commission of inquiry has been held to be a law. Similarly, a notification or an order under a statute has been held to be a law. An administrative order has been held to be a law. Bylaws of a municipal or statutory body has been held to be a law. Regulation made by statutory corporations are held to be a law. तो क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में आते हैं, hence fundamental rights will apply on it. क्योंकि एक लॉ ही तो फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकता है, और जब लॉ वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट, देन विल कम द क्वेश्चन कि वेदर अंडर जुडिशियल रिव्यू सच लॉ वुड बी स्ट्रक डाउन और नॉट, वेदर इट्स वैलिड और नॉट, वेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल. राइट. तो लॉ की डेफिनेशन में आना बड़ा इंपॉर्टेंट था. और बाय द वे जो केस लॉ मैंने अभी मेंशन किया इन कंटेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर फंडामेंटल रूल 44 ऑफ द स्टेट,
वो आपको केस लॉ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज एन इलस्ट्रेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या क्या चीज़ें लॉ की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आती हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। सिमिलरली सर्कुलर्स जो पास होते हैं ना बाय गवर्नमेंट, वो भी लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो लॉ की डेफिनेशन में आता है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। सिमिलरली सर्कुलर्स भी लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते। तो कस्टम्स को लेके एक बार सवाल उठा था इन द केस ऑफ गजला दशरथ रामा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कि क्या कस्टम्स लॉ के डेफिनेशन में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, एक तो एक्सप्रेसली लिखा है, तो इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए कि कोई भी कस्टम जो हो सकता है इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, इट मस्ट यील्ड टू द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो कस्टम्स if they violate the fundamental right they would be rendered void। ठीक है, ये गजुला दशरथ रामा राव से स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में हेल्ड हुआ था। लोकस क्लासिक से इसलिए मुझे मेंशन करना जरूरी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस बात पे आता है कि क्या पर्सनल लॉ की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं। अब इस पे सबसे पहला लोकस क्लासिक है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा माली। ठीक है, अब इसमें बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमस मैरिज एक्ट 1946 वाज अंडर चैलेंज। अब इसमें जस्टिस गजेंद्र गडकर का ओपिनियन इज वेरी मच रेलिवेंट, एंड ही along with the majority of the judges expressed his opinion on the question whether the part 3 of the constitution applies to personal law or not. Justice Gajendra Gadkar said, and I quote, that the constitution of India itself recognizes the existence of these personal law in terms whether it deals with the topic following under the personal law in item 5 in the concurrent list 3. This item deals with the topics of marriage and divorce, infants and minors, adoptions, wills, intestacy and succession, joint family and partition, all the matters in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the commencement of this constitution subject to their personal law. Thus, it is competent either to the state or the union legislature to legislate on the topics falling within the purview of the personal law. In my opinion, the framers of the Constitution wanted to leave the personal laws outside the ambit of Part 3 of the Constitution. They must have been aware that these personal laws needed to be reformed in many material particulars, and in fact, they wanted to abolish these different personal laws and to evolve one common code, जो आप Director Principle of State Policy में भी देखते हैं under Article 44. Yet they do not wish that these provisions of personal law should be challenged by the reason of fundamental rights guaranteed under Part 3 of the Constitution, and so they did not intend to include these personal laws within the definition of expression of laws in force. Therefore, I agree with the learned Chief Justice in holding that personal laws do not fall within the category of law under Article 13 at all. अब क्योंकि उनको लॉ की कैटेगरी में नहीं लाया गया, तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था ऑन द बेसिस दैट दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। अब जो नरसू अप्पा माली का जो जजमेंट था, दैट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो रिलीफ मांगी गई थी वो ये थी कि पहला, टू डिक्लेयर मुस्लिम पर्सनल लॉ विच अलाउज फॉर पॉलीगैमी एज वॉइड एज इट ऑफेंड्स आर्टिकल 14 and 15 of the constitution, and to declare the Muslim personal law which enables a Muslim male to give a unilateral talaq to his wife without her consent and without resort to judicial process to the courts as void because it offends article 13, 14 and 15. Next prayer that was asked for was to declare that mere fact that a Muslim husband takes more than one wife is an act of cruelty within the meaning of clause 8F of section 2 of Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. And the last prayer was to further declare that the provisions of Sunni and Shia laws of inheritance which discriminates against females in their share as compared to the shares of males of the same status as void, ठीक है, because it discriminates against the females only on the ground of sex. So ये prayers थी in the case of Ahmedabad Women Action Group versus Union of India. Supreme Court quoted the judgment of State of Bombay versus Narasu Appa Mali and quoted the opinion of Justice Gajendra Gadkar and said that the personal laws cannot be challenged by the way of writ petitions that they violate your part 3 of the constitution. मतलब इस बात पे उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि they violate any of the fundamental rights. उसके लिए उन्होंने नरसू अप्पा माली का जजमेंट कोट किया और फिर वही बात बोली
कि पर्सनल लॉ आते ही नहीं है लॉ की डेफिनेशन में, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। जब लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते तो फंडामेंटल राइट्स को कैसे वायलेट कर सकते हैं? सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर इन द कंकरेंट लिस्ट इस पे लेजिस्लेशन बना सकता है और प्रेफरेबली वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दे। तो उन्होंने जस्टिस गिरीन्द्र गडकर का पूरा ओपिनियन कोट कर दिया एंड अपहेल्ड द पोजीशन। अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेटिव पोजीशन है। अब 2017 में आपको पता है कि शायारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दैट वाज डिसाइडेड ऑन 22 अगस्त 2017, तलाकुल बिद्दत मतलब ट्रिपल तलाक which authorized a Muslim man to divorce his wife by pronouncing the word talaq thrice was held invalid in a 3:2 majority। मतलब दो जजेस जो माइनॉरिटी में थे दे वर ऑफ डिसेंटिंग ओपिनियन वाई द मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जस्टिस रोहिंग्टन फली नारिमन का जजमेंट प्राइमेसी पे आता है, दे हेल्ड दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ वाइड द एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 which codified the practice of triple talaq as void। अब सवाल ये उठता है कि जब अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेम रिलीफ मांगी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ का हवाला देके मना कर दिया था। अब यहीं पे पर्सनल लॉ का हवाला देके वो कैसे एकदम उसने लॉ अवॉइड कर दिया? अब क्या नरसुअप्पा माली का जजमेंट बीच में नहीं आ रहा था? द आंसर इज आया था, कोर्ट किया गया था नरसुअप्पा माली का जजमेंट। इनफैक्ट अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप का भी जजमेंट कोर्ट किया गया था और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पे जो लॉयर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हर वो जजमेंट कोर्ट किए जिनमें ये बताया गया था कि पर्सनल लॉ आते ही नहीं है लॉ के डेफिनेशन में, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन द पास्ट सेड दैट दे आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स because they are not within the definition of law, hence there is no question of them violating the fundamental rights। तो इस बात पे जस्टिस नरीमन का जो जजमेंट था उन्होंने बोला था कि ही डाउट्स द करेक्टनेस ऑफ नरसू, लेकिन उन्होंने सीधे ये कह दिया कि इस सिचुएशन के लिए वी नीड नॉट गो इनटू द क्वेश्चन वेदर द नरसू अप्पा माली जजमेंट इज करेक्ट और नॉट, whether the judgment in Narasu Appa Mali is a good law or not, इसकी उसकी करेक्टनेस पे हमें नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया द टेस्ट ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस और सीधे बोला कि जो ट्रिपल तलाक है, जो तलाक के बिद्दत है, इट इज़ समथिंग इनोवेटिव, मीन्स इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सुन्ना एंड इट इज़ अ हेरेटिकल फॉर्म ऑफ तलाक। लेट मी टेल यू दैट तलाकुल बिद्दत इज़ नॉट सैंक्शन्ड by the Holy Quran or any of the Islamic texts। ठीक है, जब मुस्लिम लॉ पढ़ाऊंगा तो इस पर ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा। बट इन शायारा बानो, मैं वापस आता हूँ पॉइंट पे कि शायारा बानो में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इट जस्ट इग्नोर्ड द क्वेश्चन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ नरसुअप्पा माली एंड अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप और जितने भी जजमेंट थे जिन्होंने पास्ट में इसी टॉपिक से डील किया था और नरसुअप्पा माली को कोट करके ही डिसमिस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर ही कर दिया उसको सीधे, और सुप्रीम कोर्ट ने शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पे रिलाय करते हुए और रुकिया खातून केस पे रिलाय करते हुए सीधे बोला कि जो ट्रिपल तलाक है ये मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है, बिकॉज द मैरिटल टाई कैन बी ब्रोकन कैप्रिशियसली एंड विम्सिकली बाय मुस्लिम मैन विदाउट एनी अटेम्प्ट एट रिकन्सिलिएशन सो एज टू सेव इट। दिस फॉर्म ऑफ तलाक मस्ट देयरफॉर बी हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडिया। In our opinion, therefore, the 1937 Act, insofar as it seeks to recognize and enforce triple talaq, is within the meaning of the expression laws in force in Article 13, Clause 1, and must be struck down as being void to the extent that it recognizes and enforces triple talaq। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें ट्रिपल तलाक को लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन में लाना होगा, और वो ले भी आए और बोला कि जैसे ही लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन में आया आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 अप्लाई होगा और ऐसा लॉ जो मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है इट वुड बी स्ट्रक डाउन बिकॉज इट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी। Further, Supreme Court continued and said, since we have declared Section 2 of 1937 Act to be void to the extent indicated above on the narrower ground of it being manifestly arbitrary, मतलब ट्रिपल तलाक के ground पे, we do not find the need to go into the ground of discrimination in these cases, as was argued by the learned Attorney General and those supporting him। Supreme Court ने शायारा बानो के केस में सीधे इग्नोर कर दिया
दिस क्वेश्चन को कि नरसु अप्पा माली का जजमेंट करेक्ट है या नहीं, बिकॉज इट हैज बीन अपहेल्ड इन न्यूमरस जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट. सिमिलरली सबरीमाला के केस में अगेन द क्वेश्चन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ नरसु अप्पा माली केम, फिर से वो आया, बट इट वॉज इग्नोर्ड बाय जस्टिस नरीमन. बट जस्टिस चंद्रचूड़ डिस्कस्ड कि ये जो जजमेंट है इट इज़ नॉट करेक्ट. एक अच्छा खासा डिस्कशन किया था उन्होंने नरसु अप्पा माली पे अंडर द हेडिंग घोस्ट ऑफ नरसु. उन्होंने अपने जजमेंट में एक हेडिंग रखी थी द घोस्ट ऑफ नरसु, और उसमें डिस्कस किया था कि नरसु अप्पा माली इज़ नॉट अ गुड जजमेंट, और उन्होंने अपने रीजंस दिए थे कि वाई इट इज़ नॉट गुड इन द प्रेजेंट टाइम्स. अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको सीधे इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको पुरानी पोजीशन भी कोट करनी है नरसु अप्पा माली की, स्टेट ऑफ बॉम्बे वैसे नरसु अप्पा माली का जस्टिस गजेंद्र गडकर का जजमेंट. साथ में आपको बताना होगा कि इट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और अभी जो प्रेजेंट लेटेस्ट पोजीशन है दैट इज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ट्रिपल तलाक ओवर रूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने जजमेंट थे जिसमें बोला था कि पर्सनल लॉ डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ इट, और क्योंकि ट्रिपल तलाक इज फॉर्म ऑफ पर्सनल लॉ, तो ऐसी सिचुएशन में उसको पार्ट 3 के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता. तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शायरा बानो में जब ये पॉइंट उठाया गया था कि नरसु अप्पा माली का जजमेंट देखिए, और देखिए कि पहले कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब चैलेंजेस को इग्नोर किया था, लाइक इन द केस ऑफ अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, on this basis कि personal law triple talaq is the part of personal law and hence outside of the purview of article 13, and hence it cannot be challenged on the basis that it violates the fundamental right. सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो में इग्नोर कर दिया था वो क्वेश्चन. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिंपली सेड वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ करेक्टनेस ऑफ नरसु अप्पा माली, ये सीधे बोल दिया था उन्होंने. ठीक है, तो याद रखिएगा किस ग्राउंड पे इग्नोर किया गया है. यही चीज़ आपको बाकियों से बेटर बनाएगी. ये तो कोई भी बता सकता है कि ट्रिपल तलाक वाज ओवर रूल्ड, है ना, इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ट्रिपल तलाक को वॉइड करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. लेकिन जो भी एक्सपर्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, वो ये भी तो देखेगा कि भाई पास्ट में भी सेम चैलेंजेस लाए गए थे. अहमदाबाद वुमेन कॉर्पोरेशन में भी तो यूनिलैटरल तलाक को चैलेंज किया गया था बिकॉज इट ऑफेंड्स आर्टिकल 14 एंड 15 एंड इट शुड बी रेंडर्ड वॉइड अंडर आर्टिकल 13. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, नरसु अप्पा माली को कोट कर दिया था अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप के केस में, और बोल दिया था पर्सनल लॉ इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13. उस पर लेजिस्लेचर को ही काम करना होगा और उस पर लेजिस्लेशन लाना होगा, प्रेफरेबली यूनिफॉर्म सिविल कोड. वाई इन शायरा बानो सुप्रीम कोर्ट वॉज एबल टू डू दैट? हमेशा आंसर करिएगा. नरसु अप्पा माली की करेक्टनेस को इग्नोर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. कहा था वी विल नॉट गो इनटू द क्वेश्चन, एंड आई कोट द जजमेंट ऑफ जस्टिस नरीमन. ही सेड इट इज अननेसेसरी टू डिसाइड वेदर द जजमेंट ऑफ नरसु अप्पा इज अ गुड लॉ और नॉट, बट जस्टिस नरीमन डाउटेड द करेक्टनेस ऑफ नरसु. ठीक है, तो ये एक डिस्कशन हो गया पर्सनल लॉ पे. आपको नरसु अप्पा माली का जजमेंट कोट करना होगा एग्जाम में, इट इज़ नेसेसरी. ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसु अप्पा माली केस का नाम है. फिर इट वाज अप्रूव्ड इन अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कभी भी पूछा जाए व्हाई इन शायरा बानो द कंटेंशन ऑफ नरसु अप्पा माली वाज नॉट फॉलोड, तब आप सीधे आंसर करिएगा कि सुप्रीम कोर्ट शायरा बानो में कभी इस क्वेश्चन में गया ही नहीं था कि नरसु का जजमेंट सही है या नहीं. ठीक है, तो इसी बेसिस पे जितने भी जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के जिसने नरसु अप्पा माली का जजमेंट अपहेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया था कि राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट क्वेश्चन वेदर द जजमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट हैज बीन लेड डाउन इन नरसु अप्पा माली इज अ गुड लॉ और नॉट. ठीक है, उसको सीधे इग्नोर कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पॉइंट पे गया कि ट्रिपल तलाक मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है एंड इट वायलेट्स आर्टिकल 14, और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया. ठीक है, वॉइड कर दिया. सबरीमाला के जजमेंट में भी नरसु अप्पा माली वॉज प्लीडेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि पर्सनल लॉ का पार्ट है, इट कैन नॉट बी चैलेंज बाय द आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 3. तो अगेन जस्टिस नरीमन सेड कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द करेक्टनेस ऑफ नरसु अप्पा माली, पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिस्कशन किया था कि नरसु इज नॉट अ करेक्ट जजमेंट, और उन्होंने
अपने सेपरेट जजमेंट में एक टाइटल दिया था द घोस्ट ऑफ नारासू, ठीक है, द घोस्ट ऑफ नारासू। उसमें उन्होंने काफ़ी एलैबोरेट आर्ग्यूमेंट और जजमेंट्स कोट किए थे कि वाई द जजमेंट ऑफ नारासू इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल लॉज। तो यही एक डिस्कशन है। सबरीमाला का केस इज़ नॉट रेलेवेंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो आर्टिकल 25 पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक लिंक बन रहा था तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर सबरीमाला का जजमेंट है वो लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है, और जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था उसका प्रॉपर नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं द सबरीमाला जजमेंट। क्या नाम है उसका? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। राइट नाउ दिस जजमेंट हैज बीन रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच। तो नरसू अप्पमाली का मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिया, तो आर्टिकल 13 के जितने भी पॉइंट्स हैं वी हैव डेल्ट विद, ठीक है। अब कल से हम लोग आर्टिकल 14 स्टार्ट करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।